हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके अपने चैनल एम एजुकेशन सफर पर आशा करता हूं सभी लोग समस्त परिवार के साथ ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूं वह वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इस टॉपिक से हर वनडे एग्जाम में आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, यहाँ से एक क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना रहती है। यदि इस वीडियो को आप ठीक से वॉच कर लेते हैं, देख लेते हैं और एक बेहतरीन अपने साथ नोट्स बना लेते हैं, तो मैं जानता हूं कि यह आपके एग्जाम के टाइम में बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। दोस्तों, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं इस समय कंपटीशन का युग है। एक क्वेश्चन के पीछे हजारों या लाखों विद्यार्थी आगे पीछे हो जाते हैं, मतलब सिलेक्शन से आगे पीछे हो जाते हैं। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि एक क्वेश्चन की कितनी इंपोर्टेंसी होती है। आप इस इंपोर्टेंसी को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को बखूबी देखिए, बगैर स्किप किए हुए। और मेरे चैनल पर दोस्तों आप नए हो तो प्लीज आपसे मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और मैं जो क्वेश्चन पूछता हूं बीच बीच में उसके आप कमेंट्स में प्लीज आंसर देते रहें। तो दोस्तों, आइए हम मिलकर के इसका अध्ययन करते हैं। लेकिन आपसे फिर मैं एक बार कहूंगा कि मेरे जो पढ़ाऊं उसका आप एक बेहतरीन नोट्स बनाते चलें। मैं इस चैनल पर मैं इस चैनल पर आपके जीएस के ऑल सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, पॉलिटी हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, जनरल साइंस हुआ के साथ साथ मैं करंट अफेयर भी पढ़ाता हूं। और यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। और मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर मेरी जो वीडियो पड़ी हुई है उन्हें एक बार आप जरूर देख लीजिए, ताकि आप जो कोई भी एग्जाम तैयारी कर रहे हैं और आपकी तैयारी में वो वीडियो एक चार चांद लगा देंगे। आपसे इस बात का मेरा अनुरोध है। फिर आपसे कहूंगा मेरे चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए मिलकर के इसका हम अध्ययन करते हैं। तो देखिएगा, हमारा टॉपिक का नाम है सूर्यताप। अंग्रेजी में इसे इंसुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसुलेशन। इंसुलेशन मतलब सूर्यताप का मतलब ये है कि सूर्य से जो हमें एनर्जी, ऊर्जा प्राप्त होती है, प्रकाश प्राप्त होता है, एनर्जी प्राप्त होती है, हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और हमारी जो पृथ्वी है ये सूर्य ताप से डिसाइड होती है। इसकी जो ऊपर जो वायुमंडल है, वायुमंडल में जो क्लाइमेट है, जलवायु है, वही जलवायु है, जलवायु किसके द्वारा डिसाइड होती है? वो तापमान, सूर्य ताप के द्वारा डिसाइड होती है। अर्थात जो पृथ्वी की जलवायु है, जो पृथ्वी की जलवायु है वह सूर्य ताप के द्वारा ही डिसाइड होती है। कहाँ गर्मी अधिक होगी, कहाँ सर्दी अधिक होगी, कहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी, कहाँ लंबवत पड़ेगी, बरसात किस जगह होगी, किस जगह सूखा पड़ेगा, कहाँ रेगिस्तान बनेगा, कहाँ बर्फबारी होगी, कहाँ ओलावृष्टि होगी। इस बात का जो निर्धारण होता है वो सूर्य ताप के द्वारा ही होता है। इसलिए ये चैप्टर अपने आप में एक नॉलेज के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि इस वीडियो को बगैर स्किप हुए देख लेंगे तो मैं जानता हूं यहां से आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कोई भी कंसेप्ट आपका ऐसा नहीं होगा जो आपका छूटे। अतः आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट साबित होगा। तो सबसे पहले बताऊंगा, जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी पर जो एनर्जी का स्रोत, एनर्जी के स्रोत क्या है? तो सबसे पहले पृथ्वी पर ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा के स्रोत, पृथ्वी पर ऊर्जा के स्रोत क्या क्या हैं इसमें देखेंगे। सबसे पहले देखें, जो सोर्स में आता है वह सूर्य आता है। क्या आता है? सूर्य आता है। सबसे पहले क्या आता है? सूर्य आता है। सबसे पहले पृथ्वी पर जो ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य है। फिर उसके बाद देखेंगे दूसरा जो मुख्य पॉइंट है वह है पृथ्वी का ग्रेविटी, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल दूसरा एनर्जी का स्रोत है, वह है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। और जो तीसरा है वह है मित्र पृथ्वी का आंतरिक बल। ये पृथ्वी पर ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण,
इसमें सबसे प्रमुख स्रोत है वह है सूर्य। वो क्या है मित्र? सूर्य। इसमें सबसे मुख्य क्या है? सूर्य है, जिसका हम आज अध्ययन करेंगे। पृथ्वी पर जो ऊर्जा का स्रोत क्या है? सबसे प्रमुख, यह सबसे प्रमुख है। क्या है? सबसे प्रमुख है। इतिहास पढ़ा होगा आपने, इतिहास में आपने पढ़ा होगा एक राजा के मतलब असंख्य रानियां होती थी, लेकिन उसमें कुछ प्रमुख रानियां होती थी, एक या दो उसमें प्रमुख रानियां होती थी। उसी तरीके से पृथ्वी पर जो ऊर्जा का स्रोत क्या है? सबसे प्रमुख क्या है? स्रोत सूर्य है। क्या है? सूर्य है। ये इसका मौलिक वो है, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं इस सूर्य ताप द्वारा, सूर्य से जो निकलने वाली एनर्जी है, उसके माध्यम से ही हमारी पृथ्वी पर, हमारी क्लाइमेट पर क्या इफेक्ट पड़ता है, अर्थात हमारे देश की जलवायु, हमारे पृथ्वी की जलवायु क्या होगी, इसका निर्धारण कौन करता है? सूर्य ताप ही करता है। तो आप लिख सकते हैं पृथ्वी पर सूर्य ताप का निर्धारण, सॉरी जलवायु का निर्धारण, जलवायु का निर्धारण सूर्य ताप से ही निश्चित होता है। क्या होता है? सूर्य ताप से ही निश्चित होता है। पृथ्वी की जलवायु है वो सूर्य ताप से ही निश्चित होता है। अर्थात इसकी कितनी इंपोर्टेंसी है कि यही डिसाइड करता है, सूर्य ताप ही डिसाइड करता है कि किस जगह बर्फबारी होगी, किस जगह अधिक गर्मी होगी, किस जगह रेगिस्तान होगा, किस जगह बर्फ पड़ेगी, किस जगह ओलावृष्टि होगी, और किस जगह वन अच्छे होंगे, किस जगह नदियां होंगी। इस बात का डिसाइड क्या करता है? सूर्य करता है। क्या करता है? सूर्य करता है। अब देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए सूर्य है, मैं थोड़ा सूर्य के बारे में जानकारी दूंगा आपको। अब सूर्य से ये सूर्यताप आता कैसे है, इसके बारे में बताऊंगा। सूर्यताप आता कैसे है? तो मान के चलिए ये हमारा सूर्य है, आग की तरह रखता हुआ ये गोला है सूर्य। ये हमारा क्या है? सन। सन से जो भी वेव्स निकलती हैं, जो भी तरंगे निकलती हैं, इस तरीके से रेडिएशन निकलती है। आप भी मेरे साथ इस तरीके फिगर बनाते चलें, इस तरीके से। तो ये रेडिएशन के रूप में निकलती है। कैसे निकलती है? रेडिएशन के रूप में। कैसे निकलती है मित्र? रेडिएशन के रूप में निकलती हैं। इसे विकिरण भी कह सकते हैं, विकिरण के रूप में। किसके रूप में? विकिरण के रूप में ये निकलती हैं। जब ये निकलती हैं तो रेडिएशन के या विकिरण के रूप में निकलती हैं, और इसे ये लघु तरंगे होती हैं। क्या होती हैं? लघु तरंगे। एक बात ध्यान रखिए, हमारे जो पृथ्वी का वायुमंडल है वह सूर्य के लघु तरंगों द्वारा गर्म नहीं होता है। होता है लेकिन इतना नहीं होता है, इतना पृथ्वी का खुद का अपना जो एनर्जी बाहर निकालती है उसके द्वारा होता है। आपने एक चीज अध्ययन किया होगा साइंस में, आप किसी चीज को गर्म करेंगे तो वो जितनी मात्रा में आप गर्म कर देंगे वो उतनी मात्रा में एनर्जी उत्पन्न करेगा। जैसे आपने देखा होगा लोहे को आप गर्म करते हैं तो उसके टच न करने से पहले ही आपको बहुत गर्मी फील होने लगती है, क्योंकि साइंस का नियम है। इसी तरीके सूर्य है, सूर्य अपने आप में बहुत गर्म है, और गर्म होने के कारण यह अधिक मात्रा में अपने साथ रेडिएशन निकालता है, विकिरण निकालता है। क्या निकालता है? विकिरण निकालता है, रेडिएशन निकालता है। तो देखिए, ये जब हमारी पृथ्वी पर पहुंचती है, ये जो विकिरण है, ये हमारी पृथ्वी है, समझिएगा, ये हमारी पृथ्वी है, अर्थ है हमारी। ये तरंगे जब यहां पहुंचती हैं तो ये इस तरीके से पहुंचती है, इस तरीके से, इस तरीके से पृथ्वी पर ये पहुंचती है।
समझिएगा, इस तरीके से पृथ्वी पर पहुंचती हैं और ये लघु तरंगों के रूप में पहुंचती है। कैसी पहुंचती है? लघु तरंगों के रूप में। आपसे अगर पूछा जाता है कि पृथ्वी पर सूर्य का तापमान, जो सूर्य ताप है वो किस रूप में पहुंचता है, तो रेडिएशन के रूप में, विकिरण के रूप में, लघु तरंगों के रूप में। बात एक ही है, ठीक है। लेकिन जब पृथ्वी इन्हें अवशोषित कर लेती है तो हमारी पृथ्वी इन्हें दीर्घ तरंगों के रूप में निकालती है। किसके रूप में निकालती है? दीर्घ तरंगों के रूप में निकालती है। किसके रूप में निकालती है मित्र? दीर्घ तरंगों के रूप में। किसके रूप में निकाल देती है? दीर्घ तरंगों के रूप में निकाल देती है। इसे पृथ्वी का पार्थिव विकिरण कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे पृथ्वी का पार्थिव विकिरण कहते हैं। विकिरण कहते हैं। इतना आपको क्लियर हुआ? फिर एक बात समझिए, ये सन है, सूर्य से जो एनर्जी निकलती है, सूर्य अपने आप में गर्म है, आग का गोला है। आप अच्छी तरह जानते हैं, विज्ञान बताती है, विज्ञान इंप्रूव करती है कि कोई चीज आप जितनी गर्म करते जाएंगे उतनी अधिक मात्रा में रेडिएशन बाहर निकालता जाएगा, एनर्जी अधिक मात्रा में निकालता जाएगा। वही कंडीशन सूर्य की है। सूर्य अधिक मात्रा में विकिरण रेडिएशन निकालता है, वो लघु तरंगों के रूप में निकालता है। किसके रूप में निकालता है? लघु तरंगों के रूप में निकालता है। इस सबको, इन तीनों को मिलाकर सौर विकिरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सौर विकिरण। क्या कहा जाता है मित्र? सौर विकिरण कहा जाता है। जब सूर्य की किरणें यहां से निकलती हैं, किसके रूप में? रेडिएशन के रूप में, विकिरण के रूप में, लघु तरंगों के रूप में। इनको सौर विकिरण कहा जाता है। जब ये यहां पर हमारी पृथ्वी तक आ जाती हैं, कहां तक आ जाती हैं? पृथ्वी तक आने के बाद पृथ्वी जिन्हें एब्जॉर्ब कर लेती है और दीर्घ तरंगों के रूप में निकाल देती है। जैसे पृथ्वी का पार्थिव विकिरण कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथ्वी का पार्थिव विकिरण कहा जाता है। अब आप सोचें, ये दीर्घ तरंगे और लघु तरंगों का मतलब क्या होता है? अब सोच रहे होंगे दीर्घ तरंगे और लघु तरंगों का मतलब क्या होता है। दीर्घ तरंगे जैसे लघु तरंगे होती है, लघु तरंगों का इस तरीके से छोटी छोटी होती है, इस तरीके से, इस रूप में आता है। इसे दीर्घ तरंगे कहते हैं। क्या कहा जाता है? दीर्घ तरंगे। समझिएगा। और यदि पृथ्वी हमारी जो सॉरी, ये लघु तरंग है। कौन सी है? लघु तरंग है। ये लघु तरंग है और पृथ्वी इनको दीर्घ तरंगों के रूप में बाहर निकालती है, इस तरीके से। ये दीर्घ तरंग है। पृथ्वी हमारी इस तरीके से इनको बाहर निकाल दी थी, दीर्घ तरंगों के रूप में। ये आपको क्लियर हुआ? अब आपसे अगर पूछा जाता है कि सूर्य ताप किसे कहते हैं, तो आप बहुत आराम से बता ले जाएंगे कि सूर्य से आने वाला सौर विकिरण, सूर्य से आने वाला विकिरण, सूर्य से आने वाला सौर विकिरण जो पृथ्वी पर आता है उसे सूर्य ताप कहा जाता है। आप एक शब्दों में कह सकते हैं कि पृथ्वी पर आने वाला सौर विकिरण को ही सूर्य ताप कहा जाता है। पृथ्वी पर आने वाला सौर विकिरण ही सूर्य ताप कहा जाता है। अगर इसकी परिभाषा पूछी है तो आप बहुत आराम से बता सकते हैं कि पृथ्वी पर आने वाला सौर विकिरण सूर्य ताप है। इतना क्लियर हुआ? पृथ्वी पर आने वाला सौर विकिरण ही क्या है? सूर्य ताप है। यह मित्र आपको क्लियर हुआ। अब मैं आपको यह बताऊंगा कि सूर्य में जो एनर्जी है उसका उत्पादन कैसे होता है, एनर्जी का प्रमुख स्रोत क्या है। सूर्य है, उसमें एनर्जी का, सूर्य में जो एनर्जी है उसमें उत्पादन का सोर्स क्या है, कैसे एनर्जी एब्जॉर्ब मतलब बाहर निकालता है, वो उसके बारे में बताऊंगा मैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिएगा, आते हैं मेन टॉपिक पर। हम
सूर्य पर एनर्जी का सोर्स कैसे उत्पादन होता है इसका, उसके बारे में बताएंगे मित्र। सूर्य पर ऊर्जा उत्पादन, कैसे होता है उसके बारे में बताएंगे। देखिएगा, सबसे पहले मित्र क्या होता है, जैसे ये सूर्य है, सूर्य की जो अंदर वाली जो लेयर होती है उसे कोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोर कहा जाता है। ये क्या है? सूर्य का अंदर वाला भाग है, इसे कोर कहा जाता है। इसमें क्या होता है मित्र, सूर्य पूर्णतः हाइड्रोजन से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? हाइड्रोजन से मिलकर बना है। अब इसमें ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है वो बताता हूं आपको। सूर्य में एनर्जी का सोर्स क्या है वो बताता हूं। सूर्य का सबसे अंदरी भाग है, क्योंकि आपको इससे पूर्व की वीडियो में बता चुका हूं, सूर्य की टोटल 6 लेयर हैं, जिसमें 4 प्रमुख है इसकी लेयर है। तो जो अंदर वाली जो लेयर है उसे कोर कहा जाता है, और ये मोस्टली किससे मिलकर बना है? हाइड्रोजन से मिलकर बना है। किससे? हाइड्रोजन से। तो इसमें एक क्रिया, एक नाभिकीय क्रिया होती है। नाभिकीय क्रिया किसे कहते हैं? परमाणुओं का टूटना, बिखरना। जो भी गैस होती है, तत्व होते हैं, उसका मतलब टूटना या संलयन होना। तो इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन होती है। इसमें क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या होती है? हाइड्रोजन के जो परमाणु होते हैं वो टूट करके एक बड़े परमाणु का निर्माण करते हैं। उसे संलयन, नाभिकीय संलयन क्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाभिकीय संलयन क्रिया। क्या कहा जाता है दोस्त? नाभिकीय संलयन क्रिया कहा जाता है। मतलब हाइड्रोजन गैस का हीलियम में बदलना। किसमें? हीलियम में। हाइड्रोजन गैस का हीलियम में बदलना, ये क्या कहलाता है? नाभिकीय संलयन क्रिया कहलाती है। और इससे क्या उत्पन्न होता है मित्र? एनर्जी उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होता है? एनर्जी उत्पन्न होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, एक हाइड्रोजन का परमाणु ये हुआ, दूसरा ये हुआ, इससे क्या होता है? हीलियम उत्पन्न होती है प्लस एनर्जी, ऊर्जा। इसके द्वारा ही, इसी तरीके से हमारे सूर्य में एनर्जी उत्पन्न होती है। क्या होती है? एनर्जी उत्पन्न होती है। तो आपको यह क्लियर हो गया कि हमारे सूर्य के कोर में, जो कोर वाला भाग है, उसमें नाभिकीय संलयन क्रिया हो रही है, और नाभिकीय संलयन क्रिया होने से हमारे सूर्य में एनर्जी उत्पन्न होती है, ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। इसके बाद देखिए आगे, इसका जो अगली लेयर है, आप इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। उसके बाद ये अगली वाली लेयर है, ये वाली, इसे रेडिएशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेडिएशन। क्या कहा जाता है मित्र? रेडिएशन कहा जाता है। इस सबसे पहले कोर है, उसके बाद क्या है? रेडिएशन। इसे विकिरण क्षेत्र भी, जोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडिएशन मतलब विकिरण जोन भी इसे कहा जाता है। इसमें क्या होता है मित्र? जो एक्स किरणें होती हैं, जो गामा किरणें होती हैं, और जो फोटान होते हैं, वो एनर्जी के रूप में बाहर निकलते हैं। कैसे निकलते हैं? एनर्जी के रूप में बाहर निकलते हैं। एक्स किरणें यहीं से उत्पन्न होती हैं। अगर पूछा जाता है कि एक्स किरणों का उदय कहां से होता है, तो आप आज के बाद बता ले जाएंगे एक्स किरणों का उदय रेडिएशन या विकिरण जोन से होता है। गामा किरणों का उदय कहां से होता है, तो आप बता सकते हैं कि रेडिएशन से होता है, रेडिएशन जोन से होता है। फोटान, अच्छा, फोटान होते हैं वो प्रकाश के बंडल होते हैं। क्या होते हैं? प्रकाश के छोटे छोटे बंडल होते हैं। क्या होते हैं? प्रकाश के छोटे छोटे बंडल होते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है फोटान निम्न में से क्या है, तो आप बता ले जाएंगे कि फोटान जो होते हैं वह
प्रकाश के, सूर्य का जो प्रकाश होता है उसके छोटे छोटे बंडल होते हैं जो क्रमशः आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मित्र, यहां से एनर्जी बाहर निकलती है। एक्स किरणें बहुत खतरनाक होती हैं, ये बॉडी को भेदने की क्षमता रखती है। केवल हड्डियों को छोड़ करके, केवल हड्डियों को छोड़ करके बॉडी को भेदने की क्षमता रखती है। गामा किरणें भी इतनी खतरनाक होती हैं तो हड्डियों में होकर पार निकल जाती है। तो देखिए मित्र, इसके बाद जो लेयर है आपकी, इसे संवहन मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संवहन मंडल। संवहन मंडल, हालांकि मैं इसका अध्ययन नहीं करा रहा हूं, लेकिन एक ऊर्जा के रूप में कैसे ऊर्जा उत्पन्न होती है उसके बारे में आपको बता रहा हूं मैं। जो संवहन मंडल है, यहां से जो भी विकिरण निकलती है, जो भी किरणें निकलती हैं, विकिरण निकलती है, अल्फा बीटा एक्स किरणें, बीटा गामा किरणें, फोटॉन निकलते हैं, वो यहां तक पहुंचते हैं। और इसमें क्या होती है? सौर सेल होती है। क्या होती है? सौर सेल। इस तरीके की, इस तरीके सौर सेल होती है। इसमें होकर के जो किरणें होती हैं वो प्रवाहित होती हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि सौर सौर सेल किस मंडल में पाई जाती हैं, सूर्य कोशिकाएं किस मंडल में पाई जाती हैं, तो आप बता सकते हैं संवहन मंडल में पाई जाती है। कहां पाई जाती हैं? संवहन मंडल में पाई जाती है। इन्हें सौर सेल कहा जाता है या सूर्य कोशिका कहा जाता है। इन्हीं से होकर के एनर्जी बाहर निकलती है। इन्हीं से होकर क्या होता है? एनर्जी होती है, जो ऊर्जा होती है सूर्य की, ये किरणें होती हैं, ये बाहर निकलती हैं। और आपको एक बात जानकर ताज्जुब होगा कि यहां से यहां तक आने में एनर्जी को लाखों वर्ष का समय लग जाता है। कोर से जो एनर्जी जनरेट होती है और बाहर की तक जो कन्वेक्शन जोन है, संवहन मंडल है, वहां तक आने में इसे लाखों वर्ष लग जाते हैं। ये तुरंत नहीं आ जाती, लाखों वर्ष का समय यहां तक आने में लग जाता है। और इन सेल्स के माध्यम से बाहर निकलती है। किसके माध्यम से? सेल्स के माध्यम से ये बाहर निकलती है। अब देखिए, इसके बाद जो मंडल है, ये सबसे इंपॉर्टेंट मंडल है। इसे फोटोस्फीयर या प्रकाश मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर या प्रकाश मंडल। फोटोस्फीयर या प्रकाश मंडल कहते हैं। सूर्य में केवल ये 4 लेयर पाई जाती हैं। सूर्य में की जो मुख्य लेयर है वो 4 यही लेयर हैं। आप जमीन से खड़े होकर के सूर्य का जो भाग देखते हैं, आप पृथ्वी से खड़े होकर के जो सूर्य का भाग देखते हैं, वह जो दिखाई देता है वो फोटोस्फीयर दिखाई देता है। कौन सा दिखाई देता है? फोटोस्फीयर दिखाई देता है, जिसे प्रकाश मंडल कहा जाता है। यहां का तापमान मित्र लगभग 6000 सेंटीग्रेड होता है। इसका तापमान कितना होता है? 6000 सेंटीग्रेड होता है। यहाँ का फोटोस्फीयर का तापमान कितना होता है? 6000 सेंटीग्रेड होता है। इस बात को याद रखिए। और एक बात और बता दें, पृथ्वी का जो कोर वाला भाग है उसका तापमान भी लगभग 6000 सेंटीग्रेड ही है। कितना? 6000 सेंटीग्रेड ही है। अब देखिएगा, कि जो प्रकाश हमें दिखाई देता है सूर्य का वास, इसे फोटोस्फीयर कहा जाता है। यहीं से होकर के ये अत्यधिक गर्म होता है। कैसा होता है? अत्यधिक गर्म क्षेत्र होता है। यहीं से होकर के सूर्य की जो लपटें होती हैं, जो सौर ज्वाला होती है, इस तरीके से निकलती है। क्या निकलती है? सौर ज्वाला निकलती है इस तरीके से। आप जानकर ताज्जुब रहेंगे कि इनकी लंबाई लाखों किलोमीटर तक होती है। ये इतनी दूर, इसमें एनर्जी इतनी भयंकर होती है कि ये लाखों किलोमीटर तक दूर चली जाती हैं जलती हुई। और मैंने इससे पूर्व की वीडियो बता चुका हूं
कि जब ये हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है सौर ज्वाला, तो ये पृथ्वी पर नहीं आती है, पृथ्वी के वायुमंडल से टकरा करके उत्तर की तरफ या दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है, दक्षिणी ध्रुव की तरफ या उत्तरी ध्रुव की तरफ मुड़ जाती है। इसलिए जब हमारे पृथ्वी पर इसे अरोरा के नाम से जाना जाता है, किस नाम से? अरोरा के नाम से जाना जाता है। उत्तर पे नॉर्थ जो उत्तरी ध्रुव है वहां पर इसे अरोरा बोरियालिस कहते हैं, और जो दक्षिणी ध्रुव है वहां पर उसे अरोरा ऑस्ट्राइड कहते हैं। क्या कहते हैं? अरोरा ऑस्ट्राइड कहते हैं। जैसे पृथ्वी का, ये हमारी पृथ्वी है, यहां पर ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, यहां से निकल के जा रही है, तो यहां पर अरोरा बोरियालिस कहेंगे, और यहां पर अरोरा ऑस्ट्राइड कहेंगे। अरोरा ऑस्ट्राइड कहेंगे। ये तो हालांकि मैं बता चुका हूं पूर्व वीडियो में, लेकिन आ गया है तो बता देता हूं। तो मित्र, ये जो कंडीशन होती है, यहां से एनर्जी जनरेट होती है, मतलब सूर्य से एनर्जी किस तरीके से निकल रही है मैं आपको वो बताने जा रहा हूं। सूर्य से एनर्जी है वो किस तरीके से निकल रही है। सबसे पहले यहां पर नाभिकीय संलयन क्रिया हुई, और यहां से ये क्रिया से एनर्जी उत्पन्न हुई। एनर्जी किस किस रूप में हुई? एक्स किरणों के रूप में, गामा किरणों के रूप में, फोटॉन के रूप में हुई। ये कहां पर हुई? रेडिएशन की जोन में हुई। उसके बाद कन्वेंशन जोन आ जाता है, संवहन मंडल आ जाता है। संवहन मंडल में सौर सेल्स पाई जाती हैं, सूर्य की कोशिकाएं पाई जाती हैं। इससे होकर के एनर्जी जनरेट होती है, और यहां से यहां तक पहुंचने में इसे लाखों वर्ष लग जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है? ये एनर्जी आगे की तरफ निकलती है, क्योंकि ये जो फोटोस्फीयर है ये अत्यधिक गर्म हो जाता है। कैसा हो जाता है? गर्म हो जाता है। गर्म होने के कारण यहां से जो फोटोस्फीयर से सौर ज्वाला निकलती है। क्या निकलती है? सौर ज्वाला निकलती है। और जो फोटोस्फीयर का तापमान है वो 6000 सेंटीग्रेड है। एक चीज और आपने अध्ययन किया होगा कि सौर जो फोटोस्फीयर है इस पर काले धब्बे पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? काले धब्बे पाए जाते हैं। इससे पूर्व की वीडियो में बता चुका हूं मैं। ये ब्लैक शैडो पाए जाते हैं इस तरीके के। यहां का जो टेम्परेचर होता है मित्र, 1500 सेंटीग्रेड से लेकर के 4000 सेंटीग्रेड तक होता है। जिनका टेम्परेचर पूछ लिया जाता है कि सौर जो सौर कलंक होते हैं, काले धब्बे होते हैं, उनका तापमान कितना होता है? 1500 से लेकर के 4000 सेंटीग्रेड तक होता है। आप सोचें हर जगह 6000 सेंटीग्रेड हो, ऐसा नहीं है। जहां पर सौर कलंक बनते हैं और इनके बनने की क्रिया है वो लगभग 11 वर्ष में कंप्लीट हो पाती है। एक सर्कल ये 11 वर्ष में कंप्लीट कर पाते हैं, ये पूर्व की वीडियो में बता चुका हूं। तो इनमें बनने बिगड़ने की क्रिया 11 वर्ष में पूरी हो पाती है। जहां पर सौर कलंक बनते हैं वहां पर जो टेम्परेचर होता है वो 1500 सेंटीग्रेड से लेकर के 4000 सेंटीग्रेड तक होता है। अर्थात आपने एक चीज और अध्ययन किया होगा कि इस फोटोस्फीयर में सबसे चमकीला पार्ट कभी कभी तुम्हें दिखाई देता है। सूर्य का वह पार्ट फोटोस्फीयर का जो चमकीला दिखाई देता है उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे किस नाम से जाना जाता है आपको यह बताना है। इसे फेकुला कहते हैं। क्या कहते हैं? फेकुला। सूर्य का देखो कभी कभी क्वेश्चन कैसे पूछ लिया जाएगा, फेकुला निम्न में से क्या है? फेकुला निम्न में से क्या है? तो आपको आज की बात बता ले जाएंगे। फेकुला जो फोटोस्फीयर है सूर्य का, उस पर सबसे जो चमकीला स्थान है उसे फोटोस्फीयर का फेकुला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फेकुला कहा जाता है। उसके बाद देखिए मित्र, यह आपको इतना क्लियर हुआ। उसके बाद देखते हैं कि जो सूर्य है उसका जो अगला वाला भाग है, नेक्स्ट वाला जो पार्ट है, इस पृथ्वी का वायुमंडल कहते हैं। ये क्या? सॉरी, सूर्य का वायुमंडल कहते हैं, पृथ्वी का नहीं। ये तो फोटोस्फीयर हो गया। अब ये वाला जो भाग है ये अधिक मात्रा में यहां से लौ निकलती है फोटोस्फीयर से, तो ये गर्म हो जाता है। कैसा हो जाता है? गर्म हो जाता है, बहुत गर्म हो जाता है। इसमें हाइड्रोजन गैस मात्रा, एनर्जी काफी मात्रा में होती है। इसे क्या कहते हैं? वर्णमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमंडल। ये आपका वर्णमंडल है। मंडल क्या है मित्र? ये वर्णमंडल है। अंग्रेजी में से कॉमोस्फियर बोलते हैं। क्या कहते हैं? कॉमोस्फियर।
क्या कहते हैं? कॉमोस्फीयर कहते हैं। ये सूर्य का वायुमंडल है। ये क्या है मित्र? सूर्य का वायुमंडल। और ये जो सौर ज्वाला के कारण अत्यधिक मात्रा में गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। इसलिए ये गर्म वायुमंडल होता है। कैसा होता है? ये गर्म वायुमंडल होता है। तो सूर्य का जो वायुमंडल है, जिसे वायुमंडल कहा जाता है सूर्य का, ये कैसा है? ये अधिक मात्रा में गर्म होता है। कैसा होता है? अधिक मात्रा में गर्म होता है। इससे ही होकर के एनर्जी बाहर निकलती है। क्या होती है? एनर्जी बाहर निकलती है, विकिरण के रूप में बाहर निकलती है। उसके बाद देखेंगे अगला जो पार्ट है सूर्य का, ये वाला, इसे कोरोना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोरोना। मैं केवल आपको सूर्य का अध्ययन नहीं करा रहा हूं, केवल यह बता रहा हूं कि एनर्जी किस तरीके से सूर्य से बाहर निकलती है, किन परतों से होकर बाहर निकलती है। यह सूर्य का वह पार्ट है जब सूर्य ग्रहण पड़ता है, उस कंडीशन में जो आपको चमकीला पार्ट दिखाई देता है, उसे कोरोना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे कोरोना कहा जाता है। अब देखिए इस तरीके से एनर्जी बाहर निकलती है। ये क्या? कोरोना है। इनसे होकर के इस तरीके से एनर्जी बाहर निकल रही है। देखो यहां से इस तरीके से सूर्य की एनर्जी है, इस तरीके से बाहर निकलती है। जब ये यहां पर बाहर निकलती है इस तरीके से, तो ये लघु तरंगों के रूप में निकलती है। इसे क्या कहा जाता है? सौर विकिरण कहा जाता है। इन तरंगों को क्या कहा जाता है? सौर विकिरण कहा जाता है। ये क्या है मित्र? सौर विकिरण कहा जाता है इसे। और ये किसके रूप में निकलती है? लघु तरंगों के रूप में निकलती है। कैसे निकलती है? लघु तरंगों के रूप में निकलती है। रेडिएशन भी इसे कहा जाता है। विकिरण, विकिरण भी कहा जाता है इन्हें। तो ये सब क्या है? पृथ्वी जब सूर्य से जो एनर्जी निकलती है वो सौर विकिरण के रूप में निकलती है। सौर विकिरण में क्या है? लघु तरंगें, रेडिएशन और विकिरण। इसमें क्या क्या होता है? फोटॉन होता है, एक्स किरणें होती हैं, वाई किरणें, वो अल्फा किरणें, गामा किरणें होती हैं। ये सूर्य से एनर्जी का स्रोत है। इस तरीके से सूर्य की जो एनर्जी है वो हमारी पृथ्वी तक पहुंचती है। एक बात और आपको बताएं कि सूर्य चारों तरफ चमकता है, पूरे ब्रह्मांड में चमकता है। तो हमारे पृथ्वी पर जो सूर्य का प्रकाश है उसका केवल केवल 2 अरबवां 2 अरबवां भाग ही आ पाता है। हमारी पृथ्वी पर सूर्य का जो प्रकाश है, एनर्जी है, टोटल उसकी एनर्जी है, उसका 2 अरबवां भाग ही हमारी पृथ्वी पर आ पाता है। कितना? 2 अरबवां भाग ही हमारी पृथ्वी पर आ पाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह आपको क्लियर हुआ कि हमारी सूर्य से पृथ्वी पर जो एनर्जी आती है वो लघु तरंगों के रूप में, एक्स किरणों के रूप में, फोटॉन के रूप में ये हमारी पृथ्वी पर आती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अब देखिएगा, अब मैं बताऊंगा ये एनर्जी आती किस किस तरीके से है। सूर्य से जो एनर्जी आती है वो किस तरीके से पृथ्वी पर पहुंचती है, इसके बारे में बताऊंगा मैं। जो एनर्जी है सूर्य की वो हमारी पृथ्वी पर किस तरीके से आती है उसके बारे में बताऊंगा मैं। तो देखिएगा, ये हमारा सूर्य है। क्या है? सन है ये हमारा। सन से इस तरीके से एनर्जी आ रही है, ये इस तरीके से, इस तरीके से एनर्जी निकल रही है। और निकल कैसे रही है? लघु तरंगों के रूप में। कैसे मित्र? लघु तरंगों के रूप में। सूर्य से जो एनर्जी निकलती है वो लघु तरंगों के रूप में, फोटॉन के रूप में, विकिरण के रूप में
और कौन कौन सी किरणें आती हैं? आपकी एक्स किरणें आती हैं और गामा किरणें आती हैं। एक्स किरणें आती हैं और गामा किरणें आती हैं। तो देखिए मित्र, सबसे पहले जो एक्स किरणें हैं, एक्स और गामा किरणें, कौन सी? एक्स और गामा किरणें होती हैं, ये वाली, ये बहुत ही घातक होती हैं। क्या होती हैं? बहुत ही घातक होती हैं। एक्स किरणें या गामा किरणें बहुत ही घातक होती हैं। कंडीशन क्या होती है कि प्रकृति ने ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक बनाई है, लेकिन इनसे सुरक्षा के लिए हमें पृथ्वी का वायुमंडल पैदा कर दिया है, जो हमारा वायुमंडल इनसे इसकी रक्षा करता है। इनका जो तरंग दैर्घ्य होता है, इनका जो तरंग दैर्घ्य होता है, एक्स और गामा किरण का तरंग दैर्घ्य होता है, वह 0.002 से लेकर के 5 से लेकर के 0.002 तक होता है, 2 माइक्रोन तक होता है। इनका तरंग दैर्घ्य कभी कभी पूछ लिया जाता है, एक्स या गामा किरणों का तरंग दैर्घ्य कितना होता है, तो आप बता सकते हैं 0.005 से लेकर के 0.002 तक माइक्रोन तक होता है। उसके बाद जो किरणें आती हैं, उसके बाद जो किरणें आती हैं मित्र, वो परावैंगनी किरणें आती हैं। कौन सी आती हैं? ये आपकी एक्स किरणें हुई, दूसरे नंबर पर होती है परावैंगनी किरणें। दूसरी कौन सी होती है? परावैंगनी किरणें। परावैंगनी किरणें का जो तरंग दैर्घ्य होता है, क्या होता है? तरंग दैर्घ्य होता है, ये पूछा जाता है। इनका जो तरंग दैर्घ्य है 0.002 से लेकर के 0.04 माइक्रोन तक होता है। अगर ये पृथ्वी पर आ जाए तो मनुष्य में कैंसर जैसी समस्या हो सकती है, कैंसर जैसा कंडीशन पैदा हो सकती है। ये हमारे लिए बहुत ही घातक होती है। उसके बाद सूर्य से और क्या चीज आती है? उसके बाद सूर्य से आने वाली जो चीज है, आने वाली जो वेव्स हैं, वो है दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश कभी कभी इनका सीरीज पूछ लिया जाता है मित्र। इस दृश्य प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य होता है, दृश्य प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य होता है 0.4 से लेकर के 0.7 माइक्रोन तक होता है। माइक्रोन तक होता है। मतलब ऐसी किरणें जिसे हम आंखों से देख सकते हैं, उनका तरंग दैर्घ्य कितना होता है? 0.4 से लेकर के 0.7 माइक्रोन तक होता है। कितना होता है? ये सब होता है ऐसी तरंगें जो हमें आंखों से दिखाई देती हैं। अगर इतने माइक्रोन तक का प्रकाश होता है, उससे हम बहुत आराम से देख सकते हैं। और इसमें मोस्टली 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। इसमें 7 रंग होते हैं। इस प्रकाश में कितने रंग होते हैं? आपने इंद्रधनुष देखा होगा, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। लेकिन जो रेड रंग होता है, उसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, वही दूर से अधिकतर दिखाई देता है। उसके बाद कौन सी किरणें आती हैं? उसके बाद कौन सी किरणें आती हैं वो देखते हैं। उसके बाद इंफ्रारेड किरणें। कौन सी? इंफ्रारेड। इंफ्रारेड किरणें, इंफ्रारेड किरणें आती हैं। कौन सी किरणें आती हैं? इंफ्रारेड किरणें आती हैं। इन इंफ्रारेड का जो प्रयोग है वर्तमान समय मित्र, वो जैसे रिमोट होता है, रिमोट में करते हैं। किस में करते हैं? रिमोट में करते हैं। इसका जो तरंग दैर्घ्य होता है 0.7 से लेकर के 0.3 तक होता है। कितना होता है? सॉरी, पॉइंट नहीं,
3 माइक्रोन तक होता है। इंफ्रारेड किरणें जो होती हैं इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? रिमोट में किया जाता है, उपग्रहों में किया जाता है। इसका प्रयोग रिमोट में किया जाता है, जो टेलीविजन का रिमोट होता है। उपग्रह में भी किया जाता है। इनका प्रयोग किया जाता है। इनका जो इंफ्रारेड का जो किरणें होती है, इनका जो तरंगदैर्घ्य होता है 0.7 से लेकर 3 माइक्रोन तक होता है। उसके बाद देखिए क्या आता है, उसके बाद ऊष्मा किरणें आती हैं। कौन सी? ऊष्मा किरणें। ऊष्मा किरणें या हीट किरणें। हीट किरणें वही जो आपके कपड़े सुखा देती हैं, जो बाष्पीकरण के लिए जिम्मेदार है। किसके लिए? बाष्पीकरण के लिए जिम्मेदार है। इसका जो तरंगदैर्घ्य होता है वो 3 माइक्रोन से लेकर के 3000 माइक्रोन तक होता है। तीन माइक्रोन से लेकर के 3000 माइक्रोन तक होता है। और जो लास्ट है, जो नेक्स्ट हैं, लास्ट हैं, वो रेडियो तरंगें। कौन सी मित्र? रेडियो तरंगें। इसका जो तरंगदैर्घ्य होता है वो 3000 माइक्रोन से प्लस होता है। और इसका प्रयोग अंतरिक्ष में जो उपग्रह होते हैं, अंतरिक्ष के लिए किया जाता है। अंतरिक्ष में दूरबीन, उपग्रह में इसका प्रयोग किया जाता है। तो सूर्य से आने वाले ये किरणें हैं जो हमारे पृथ्वी पर आती हैं। अब देखिएगा, यहां पर मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि जैसे हमारी पृथ्वी है, इनसे हमारी पृथ्वी है वो किस तरीके से रक्षा करती है। जैसे हमारी पृथ्वी ये हुई, थोड़ा मिटाना पड़ेगा, ये समझिएगा मित्र, ये हमारी पृथ्वी, ये अर्थ है। अब देखिए इसके हमारी पृथ्वी कैसे रक्षा करती है इनसे? इसके लिए मोस्टली वायुमंडल है। ये वायुमंडल में कुछ परतें पाई जाती हैं, जैसे ये वाली परत क्षोभमंडल कहते हैं, इसे क्षोभमंडल कहते हैं। फिर मध्यमंडल कहते हैं, सॉरी समताप मंडल कहते हैं, समताप मंडल। उसका मध्यमंडल होता है। फिर आयन मंडल होता है, उसका ब्रह्मंडल होता है। देखिए एक्स किरणें और जो गामा किरणें हैं, ये केवल हमारे यहां तक आती हैं, आयन मंडल तक। कहां तक आती हैं? आयन मंडल तक आती है। आयन मंडल तक आने में ये यहां पर खत्म हो जाती है। कौन सी किरणें? एक्स किरणें और गामा किरणें आपकी आयन मंडल में खत्म हो जाती है। क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो इन्हें खत्म कर देता है। उसके बाद जो परावैंगनी किरणें हैं, परावैंगनी किरणें आपके समताप मंडल तक आ पाती है। कहां तक आती है? समताप मंडल तक आती है। और समताप मंडल में एक परत पाई जाती है जिसे O3 कहा जाता है, ओजोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओजोन कहा जाता है। यहां तक केवल परावैंगनी किरणें आती हैं। कौन सी? परावैंगनी, अल्ट्रावायलेट्स। और अल्ट्रावायलेट को जो ओजोन परत है वो परावर्तित कर देती है या एब्जॉर्ब कर देती है, और जिससे हमारी क्या हो जाती है? रक्षा हो जाती है। हम यहां खड़े हुए हैं, इससे क्या हो जाती है? रक्षा हो जाती है। इसके बाद केवल ये भाग ही पृथ्वी पर आ पाता है। दृश्य प्रकाश, इंफ्रारेड किरणें, ऊष्मा या हीट किरणें या रेडियो तरंगें, केवल यही पृथ्वी पर आ पाती है। बाद बाकी जो हानिकारक जो किरणें हैं वह पृथ्वी से, मतलब हमारा वायुमंडल इन्हें
वापस कर देता है या आने नहीं देता है, जिस कारण हमारी इससे रक्षा हो जाती है। तो दोस्तों, मेरा अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, और नेक्स्ट वीडियो में, एक नई वीडियो में आपके साथ फिर मैं पेश होऊंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।